नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। अमित जी, अमिता जी, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार सेशन को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए और कंफर्म करके बता दीजिए कि आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रही है। वर्ग एक अर्थशास्त्र का ये डेमो लेक्चर पहला है, जिसमें मैं आज आपके साथ उपभोग पर बात करूंगा कि उपभोग क्या होता है, उपभोग का अर्थ क्या है, उपभोग के भेद क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन का मीनिंग क्या है ना। और जो है आपसे प्रेरणा जी, वेरी गुड इवनिंग। नीतू, वेरी गुड इवनिंग, है ना। सभी लोग, गौतम जी, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर आज जो हमें बात करनी है, आपने देखा भी होगा कि थंबनेल में आपको क्या मिलेगा, उपभोग लिखा हुआ है। उपभोग का अर्थ बताना है और उपभोग के अर्थ के साथ साथ आपको उपभोग का प्रकार बताना है, ठीक। और इसके साथ साथ आपको उपभोग का महत्व बताना है। उपभोग का महत्व बताना है। ये तीन चीजें जो हैं वो आपकी दी हुई है, ठीक है। ये तीन चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। हालांकि ये आप लोग बहुत अच्छे से इससे परिचित भी हो, बहुत आसान सा टॉपिक है ना, बहुत आसान सा टॉपिक है जी। अनीता, अमित, श्वेता, है ना, नीलू, प्रेरणा, गौतम, अमित, वेरी गुड, है ना। सभी को वेरी गुड इवनिंग। आइए बात करते हैं उपभोग का अर्थ क्या है। हालांकि अर्थशास्त्र में उपभोग का जो अर्थ है या उपभोग शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो व्यापक अर्थ में किया जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको आम बोलचाल की भाषा में देखें तो उपभोग का अर्थ होता है वस्तु के सेवन से, है ना। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें, उपभोग का अर्थ आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कैसे है, तो वस्तुओं के सेवन से है। कैसे है, तो हम बोलेंगे वस्तुओं के सेवन से है ना। वस्तुओं के सेवन से है। तो वस्तुओं का सेवन मतलब इसका क्या है, तो कुछ हम उदाहरण सेट करके देख ले रहे, है ना। कुछ हम उदाहरण सेट करके देख ले रहे कि भैया आप सर बोल रहे हो कि हम बोलचाल की भाषा में वस्तुओं का सेवन। अब जैसे मैं बात करूं कि खाना खाया, तो क्या किसी वस्तु का उपभोग किया। पानी पी रहे हो, तो क्या किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हो। किताब पढ़ रहे हो, किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हो। कुर्सी पर बैठ रहे हो, किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हो। हाँ या ना में जवाब दो। मैंने आपको चार पांच एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको चार पांच एग्जाम्पल दिए। मैंने बोला तुमने खाना खाया, ठीक, तुमने पानी पिया, तुमने पुस्तक पढ़ी या किताब पढ़ी। क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल तुम सेट कर लोगे, है ना, अगर तुम ये एग्जाम्पल सेट कर लोगे तो तुम्हें भेद भी क्लियर हो जाएंगे। जब मैं आपको वहां पर उत्पादक उपभोग बताऊंगा, अनुत्पादक उपभोग बताऊंगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपभोग बताऊंगा, आपका मंद और शीर्ष उपभोग बताऊंगा। अगर मैं आपसे उपभोग के प्रकार पर चर्चा आगे करने वाला हूं तो ये एग्जाम्पल आपको यहां समझना बहुत जरूरी है, ठीक है सर। हम ये बात समझ गए कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाना भी एक तरीके का उपभोग है। किसी चीज का कंजम्पशन तो कर ही रहे हो ना। हाँ, आपने साइंस में एक बात पढ़ी होगी। साइंस में एक निष्कर्ष ये निकल कर आया है कि मनुष्य ना तो किसी वस्तु को बना सकता है और ना ही किसी वस्तु को नष्ट कर सकता है। मतलब पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, केवल पदार्थ का रूप परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे मेरे पास, मान लो, आप ध्यान से सुनना, आपने एक उपयोगिता पढ़कर आए हो यूनिट 19 में, है ना। उपयोगिता को आप लोगों ने पढ़ा है। उपयोगिता और उपभोग कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। आपने ये भी पढ़ा था कि उपयोगिता को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यूटिलिटी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। और तुम्हारे मास्टर ने तुमसे बोला था कि जहां पर भी उपयोगिता हो उसका मतलब कहीं ना कहीं संतुष्टि से ही है। तुमने रोटी खाई थी, संतुष्टि मिली थी, हाँ। पानी पिया था, संतुष्टि मिली थी, हाँ। कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी पर बैठ गए, खड़े थे बहुत देर से, कुर्सी मिल गई,
संतुष्टि मिली, हाँ। किताब पढ़ी, संतुष्टि मिली, हाँ। तो जब हम आवश्यकताओं की वस्तुओं का उपभोग करते हैं उसके बाद हमें जो संतुष्टि मिलती है वो उपयोगिता है। लेकिन संतुष्टि एक फीलिंग है ना। लेकिन यहाँ पर उपभोग जो है वो क्या है, एक आपका क्रिया है। कैसी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है। मैं आपको बताऊं, अगर ये ना हो ना, अगर उपभोग ना हो अर्थशास्त्र में, तो किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था का चक्र चले ही नहीं। अगर तुम उपभोग करना बंद कर दो तो क्या उत्पादन होगा? नहीं होगा। अगर तुम उपभोग करना बंद कर दो, अगर तुम कंजम्पशन करना, अगर उपभोक्ता कंज्यूम करना बंद कर दे तो क्या उत्पादन होगा? नहीं होगा। जब उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या लोगों की इनकम होगी? नहीं होगी। बहुत सारी रीजन, आप कनेक्ट करो ना उन चीजों को, आप खुद फील करो ना, क्योंकि अर्थशास्त्र फील करने का सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र को फील किया जाता है। जब वहां पर सवाल आते हैं तो ऐसे ही आपको लिंक करना होगा। उसने बोला क्या, अगर मैं मतलब पूरा का पूरा जो अर्थशास्त्र अगर मैं देखूं तो डिमांड एंड सप्लाई पर टिका हुआ है। डिमांड क्यों करते हो, मांग क्यों करते हो? उपभोग करने के लिए। अब उपभोग कब होगा? जब तुम डिमांड करोगे। डिमांड तुम कब करोगे? डिमांड हम किस लिए करेंगे? उपभोग के लिए करेंगे। हम भूखे हैं तब तो हम खाना मंगा रहे हैं, हम प्यासे हैं तब तो पानी मंगा रहे हैं, हम थक गए हैं तब तो हम चेयर मंगा रहे हैं, हमें वर्ग एक अर्थशास्त्र से पात्रता परीक्षा पास करनी है तब तो तुम किताबें पढ़ रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो इन सब के बाद तुम्हें कहीं ना कहीं क्या मिलती है? तो संतुष्टि मिलती है। उपयोगिता और उपभोग कहीं ना कहीं मिलते जुलते शब्द हैं। मैंने बोला उपभोग का अर्थ आम बोलचाल की भाषा में वस्तुओं के सेवन से है, लेकिन अर्थशास्त्र में लेकिन अर्थशास्त्र में लेकिन अर्थशास्त्र में उपभोग का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। उपभोग का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। व्यापक रूप से किया गया है। अगर मैं इसकी एक परिभाषा निकालूं आसान सी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर सकते हो। मैंने बोला उपभोग का अर्थ आम बोलचाल की भाषा में वस्तुओं के सेवन से है, ठीक। और लेकिन अर्थशास्त्र में उपभोग का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। अब हम देखते हैं कि वो जो उपभोग का प्रयोग व्यापक रूप से कर रहे हो उसका मतलब क्या है। आइए यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, इसको ध्यान से समझना भी है कि मानव की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि, मानव की या मानवीय आवश्यकताओं की, मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि। मैंने रोटी खाई, डायरेक्टली खाई, डायरेक्ट मुझे उससे क्या मिल गई? तो संतुष्टि मिल गई, है ना। प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए, प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं की उपयोगिता या यूटिलिटी, उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं की उपयोगिता का, है ना, प्रयोग करना ही उपभोग है। मैंने इन दोनों के आपको अर्थ बता दिए। वस्तुओं की उपयोगिता, कोई वस्तु कितनी उपयोगी है, ये मार्कर जो मेरे पास है ये मेरे लिए उपयोगी है, तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है। अगर तुम इस मार्कर से अपने नोटबुक पर लिखोगे तो रिटन वर्क नहीं होगा, लिख नहीं पाओगे, लेखन का काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये केवल डिजिटल बोर्ड पर चलता है। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, जिनके पास डिजिटल बोर्ड होगा, उनके लिए ये मार्कर मतलब ये वस्तु उपयोगी होगी। मैं इससे पढ़ाऊंगा, मुझे संतुष्टि मिलेगी। अगर ये नहीं होगा, मुझे इससे लिखना पड़ेगा तो मुझे दिक्कत होगा। इसमें मैं कंफर्ट हूं। तो क्या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति या मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हो रही है? बिल्कुल हो रही है, डायरेक्ट हो रही है। हाँ, वस्तुओं की उपयोगिता का प्रयोग करना हमने किया है। वस्तु की उपयोगिता का यूटिलिटी इसकी है कि नहीं है, इसकी उपयोगिता है नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, थी। तो मैंने इसका, इस बोर्ड का और इस मार्कर का उपभोग किया या नहीं किया, कंजम्पशन किया या नहीं किया? हाँ किया, बिल्कुल किया। मेरी बात समझे कि नहीं? अब जब मैं आगे बढ़ा तो मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। हम खाना क्यों खाते हैं? भूख मिटाने के लिए। हम खाना क्यों खाते हैं? भूख मिटाने के लिए। तो भूख मिटाने के लिए
खाने का क्या कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो। प्यास को बुझाने के लिए क्या कर रहे हो, पानी पी रहे हो। प्यास को बुझाने के लिए क्या कर रहे हो, पानी का उपभोग कर रहे हो, है ना। तो भूख मिटाने के लिए खाने का उपभोग, अभी मैं आपको बताऊंगा, रोटी भी आएगा, गेहूं भी आएगा, एलपीजी का ईंधन भी आएगा, क्योंकि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में, हम कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम केवल अपनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब तुम एग्जाम हॉल में जाओ। देखो मैं हमेशा बोलता था कि चीजें आप कितनी भी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम हॉल तक कितनी जाती हैं ये मैटर करता है। तो भूख मिटाने के लिए खाने का उपभोग करना, प्यास को बुझाने के लिए पानी का उपभोग करना, पानी का उपभोग करना, है ना। और इसके अलावा मैंने यहां पर एक लिखा है क्या, कि वर्ग एक पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा पास करने के लिए, पास करने के लिए, है ना, बुक्स या पुस्तकों का उपभोग करना, पुस्तकों का उपभोग करना। क्या एक पुस्तक को एक बार ही उपयोग कर सकते हो, जवाब देना जरा। मेरे पास एक बुक है, मैंने उसको एक बार पढ़ी, पढ़ने के बाद क्या उसका उपभोग, मतलब क्या उसका उपयोग होना बंद हो जाएगा। एक पुस्तक को क्या तुम बार बार नहीं पढ़ सकते हो क्या, एक शर्ट को क्या तुम बार बार नहीं पहन सकते हो क्या, एक कुर्सी में क्या तुम बार बार नहीं बैठ सकते हो क्या। लेकिन एक टाइप का जो खाना है, मतलब खाना जो है, पानी जो है, ये शीघ्र उपभोग वस्तुएं होती हैं, ये शीघ्र उपभोग के अंतर्गत आती हैं। खाना खाया शीघ्र उपभोग है, कुर्सी पर बैठे मंद उपभोग है, पुस्तक पढ़ी मंद उपभोग है, पानी पिया शीर्ष उपभोग है, खाना खाया प्रत्यक्ष उपभोग है, पानी पिया प्रत्यक्ष उपभोग है। लेकिन एलपीजी जो ईंधन के रूप में यूज हो रहा है खाना बनाते समय, वो अप्रत्यक्ष उपभोग है। अभी हम बात करेंगे। शुगर मिल में जो गन्ना काम कर रहा है वो उत्पादक उपभोग है, और तुम जो खाना खा रहे हो या शुगर का यूज कर रहे हो वो अनुत्पादक उपभोग है। अगर किसी इंडस्ट्रीज में कोई चीज बन रही है, जैसे शुगर बन रही है, तो उस शुगर में या चीनी मिल में गन्ना यूज हो रहा होगा, हाँ, तो वो गन्ना क्या कहलाएगा, उत्पादक उपभोग कहलाएगा। प्रोड्यूस आपका, उसको अंग्रेजी में अगर आप बोलोगे तो उसको प्रोडक्टिव आप बोल सकते हो, प्रोडक्टिव कंजम्पशन। एक से अधिक बार उपभोग कर सकते हैं ना, एक से अधिक बार हम पुस्तकों का, हम चेयर का, मतलब कुर्सी का उपभोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने बोला भोजन बनाने के लिए, है ना, इसके अलावा मैंने बोला भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए गैस, गैस का मतलब यहां पर एलपीजी, ये क्या है, एक तरीके का ईंधन है ना। कई गांवों में चूल्हे जलते हैं, लकड़ी और उपले से भोजन बनता है, तो वो भी एक ईंधन है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो कि भूख मिटाने के लिए हमने खाने का उपभोग किया है। प्यास को, अब ये भूख मिटेगी संतुष्टि मिलेगी, प्यास बुझेगी संतुष्टि मिलेगी, किताबें पढ़ोगे संतुष्टि मिलेगी, गैस का उपयोग करोगे तो संतुष्टि मिलेगी, है ना। इतनी अगर बात आपको मैं समझा पाने में सफल रहा हूं तो आप मुझे थम्स अप करके बताओ। हम एक एक चीजें बहुत शांति से, शिद्दत से पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। हमारे पास पर्याप्त समय है ना, आप देख लो, ठीक। और उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। वर्ग एक का अर्थशास्त्र का भी है, और हिस्ट्री का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, इंग्लिश का भी है, मैथ्स का भी है, सोशोलॉजी का भी है, और 2 तारीख से सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पर विधिवत क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इतना आपने उम्मीद है मुझे नोट भी कर लिया होगा। अब मैं बात करता हूं उपभोग के भेद। अब मैं आपसे बात करता हूं कि उपभोग के भेद, या मैं इसी को बोल सकता हूं उपभोग के प्रकार। अर्थ हमने देख लिया है, किसने जो है उपभोग के संबंध में जहां पर जो चीजें जरूरी होंगी वो चीजें बताई जाएंगी, है ना। जैसे उत्पादन पढ़ना पड़ेगा, उपभोग पढ़ना पड़ेगा, उपयोगिता पढ़नी पड़ेगी, मांग पढ़ना पड़ेगा, आपूर्ति पढ़ना पड़ेगी, मांग की लोच पढ़ना पड़ेगी,
है ना। इसके अलावा वितरण पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग का इतिहास या बैंकिंग का पूरा पोर्शन है आपके में, वो भी देखना पड़ेगा। तो सारी यूनिट्स हैं आपकी, 2 तारीख से किस यूनिट से पढ़ाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे, है ना। वो हम डिसाइड करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करवाएंगे देवेंद्र सिंह जी, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करवाएंगे, ताकि तुम्हें ये मांग और आपूर्ति वाला नियम समझ में आ जाए, ताकि तुम्हें उपभोक्ता की सही से परिभाषा समझ में आ जाए, ताकि तुम्हें उत्पादक वर्ग पता चल जाए, ताकि तुम्हें जो है उपभोक्ता, उत्पादक, इसके अलावा बाजार की परिभाषाएं पता चल जाएं, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन वितरण पता चल जाए, राजकोष पता चल जाए, राजकोषीय नीति पता चल जाए, मौद्रिक नीति पता चल जाए। पहले ये बेस कंप्लीट कराया जाएगा और उस हिसाब से यूनिट को लेकर आया जाएगा, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस सिस्टमेटिक ही रहने वाली हैं। आइए अब मैं अगर बात करूं तो अगर मैं बोलूं कि क्या उपभोग से किसी वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो सकती है, मैंने यहां पर एक पॉइंट आपसे पूछा, आप मुझे जवाब देना, यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने बोला क्या उपभोग से, आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या उपभोग से किसी वस्तु की उपयोगिता उपयोगिता नष्ट हो सकती है, उपयोगिता नष्ट हो सकती है? मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत सोच समझ कर देना। क्या उपभोग से किसी वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो सकती है, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब देना है। मैंने किसी चीज का उपभोग किया, मैं भूखा था, मैंने खाना खाया, तो क्या अब खाने की उपयोगिता रही? क्या अब मुझे और खाना खाने से और संतुष्टि मिलेगी क्या? अगर तुमने कुल उपयोगिता और अगर तुमने सीमांत उपयोगिता पढ़ी होगी तो तुम इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाओगे। मैंने बोला मैंने रोटियां खा ली हैं, मेरा पेट भर गया है ना। मैंने रोटियां खा ली हैं, मेरा पेट भर गया है। और उपभोग से किसी वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मेरा पेट भरने के बाद रोटी की अब कोई वैल्यू नहीं है, खाने की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे प्यास लगी थी, मैंने 1 लीटर पानी पी लिया, तो क्या उसकी अब उपयोगिता बची क्या? नहीं, उपयोगिता नष्ट हो जाती है। तुम्हारा वर्ग 2 जिस दिन निकल जाएगा, तुम्हारा वर्ग 1 जिस दिन निकल जाएगा, क्या तुम्हारे किताबों की वैल्यू बचेगी क्या? क्या तुम वही किताबें जो वर्ग 2 में पढ़ रहे थे वो फिर से पढ़ोगे क्या? नहीं, अब तुम अपडेटेड किताबें पढ़ोगे। तो क्या उपभोग से किसी वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो सकती है? हाँ, हो सकती है ना। उपभोग से किसी वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो सकती है। अब तुम्हारे लिए पेट भरा है, रोटी उपयोगी है? नहीं है। तुम्हारा पानी पीने का मन ही नहीं है, प्यास जो थी वो बुझ गई है, पानी पीने का जो इच्छा थी वो पूरी फुलफिल हो गई है, तो अब पानी मांगोगे क्या? नहीं। बोलते हैं नहीं 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 अब नहीं खाना, नहीं नहीं अब नहीं पीना, अब नहीं पढ़ना। मेरी बात समझ पा रहे? तो क्या उपभोग से किसी वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो दोबारा डिस्कस करूंगा, एक बार थम्स अप करके बताओ कि हाँ सर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। 20-25 मिनट में संतुष्टि मिल जाएगी सर जी, उपयोगिता नष्ट हो सकती है। वेरी गुड रिक्की, है ना। हाँ हाँ, क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, है ना। मैंने पूछा कि वस्तुओं का उपभोग करने से, वस्तुओं का कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे बस, उपभोग करने से, वस्तुओं का उपभोग करने से क्या उस वस्तु का नाश हो जाता है? क्या उस वस्तु का नाश हो जाता है? क्या उस वस्तु का नाश हो जाता है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। वस्तुओं का उपभोग करने से क्या उस वस्तु का नाश हो जाता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नाश की बात हो रही है यहां पर, है ना, मिट जाने की बात हो रही है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बस यदि तुम्हें यह पता है कि मनुष्य जो है, मानव जो है, मानव ना तो किसी पदार्थ को, ना तो किसी पदार्थ को
ना तो किसी पदार्थ को बना सकता है ना ही मिटा सकता है। अपनी भाषा में लिख रहा हूं, ना तो बना सकता है ना ही मिटा सकता है। तो क्या नाश हो सकता है अगर तुमने किसी वस्तु का उपयोग किया है? अगर तुमने किसी वस्तु का उपभोग किया है तो क्या उस वस्तु का नाश हो जाएगा? नहीं, उस वस्तु का नाश नहीं होगा, क्योंकि मानव ना तो किसी पदार्थ को बना सकता है ना ही मिटा सकता है। केवल कर सकता है तो वो केवल रूप परिवर्तित कर सकता है ना। वो केवल क्या कर सकता है? तो रूप परिवर्तित कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज नहीं, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर कर सकता है, रूप परिवर्तित कर सकता है, फॉर्म चेंज कर सकता है, ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, ये सब संभव है। इतनी बातें बेसिक बेसिक से पॉइंट है ये, है ना। ये बेसिक बेसिक से पॉइंट है, ये आना चाहिए उपभोग पढ़ते समय। तो किसी भी वस्तु को हम क्या नहीं कर सकते? डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नाश नहीं कर सकते। मतलब उपभोग करने से किसी वस्तु का नाश नहीं होगा, है ना। हाँ, मानो ना तो किसी वस्तु को बना सकता है ना ही उसका नाश कर सकता है, वह बस वस्तु का रूप परिवर्तित कर सकता है। यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। एक चीज सुनिए ध्यान से, एक चीज सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास रोटी है, ठीक है, मेरे पास रोटी है, यहां पर मैं इस रोटी को खा रहा हूं, ठीक है, और यहां पर ये रोटी 10 दिन तक रखी हुई है, 10 दिन तक रखी हुई है, और 10 दिन रखने के बाद ये क्या हो गई है? सड़ गई है, ये सड़ गई है। तो खा रहा हूं और 10 दिन तक रखी हुई है, सड़ गई है। कंजम्पशन कहां पर हो रहा है? मतलब उपभोग हम किस बात को बोलेंगे? पॉइंट नंबर ए को उपभोग बोलेंगे या फिर पॉइंट नंबर बी को उपभोग बोलेंगे? ये एक है, ये दो है। आप मुझे बताइए, अगर मैं रोटी को खा रहा हूं और रोटी पड़े पड़े अगर सड़ रही है तो उपभोग कहां पर हो रहा है? खाने पर उपभोग हो रहा है, लेकिन यहां पर ये रोटी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, सड़ रही है। मतलब यहां पर इसका क्या हो गया? इस रोटी का क्या हो जाता है? तो नाश हो जाता है। मेरी बात समझ गए ना? यहां पर कंजम्पशन नहीं होगा। अगर ऐसा एग्जाम में सवाल मिलता है तो ऐसी वस्तुओं का नाश संभव है जिनका उपभोग ना हुआ हो और वो रखे रखे सड़ गई हो, तो उनका तो नष्ट हो गई ना। वो तो रोटी थी, नहीं खाई, सड़ गई, तो नाश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सर? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से बताइएगा कि अगर मैं रोटी का कंजम्पशन करता हूं, अगर मैं रोटी का कंजम्पशन करता हूं तो ये तो उपभोग है, ये तो उपभोग है। लेकिन अगर रोटी रखे रखे सड़ गई है तो ये रोटी का नाश हो गया, रोटी नष्ट हो गई है, वेस्ट हो गई है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना में बताइए कि हाँ सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई है, हमें इतनी बात समझ में आ गई है। अब बार बार हम बात कर रहे थे किस पर? उपभोग के भेद पर, है ना। हालांकि जो है आगे आपको इसका थोड़ा सा और डिटेल मिलेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में विधिवत देखेंगे। उपभोग के भेद या प्रकार की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको अभी छोटे से फॉर्म में बताया भी है ना। अगर कहीं पर किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट आता है तो हैंड्स अप करके वो पूछ सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि सर आप हमें यह बताइए कि उपभोग के भेद, आपके सिलेबस में प्रकार लिखा है, लेकिन यहां पर उपभोग के भेद और प्रकार बात एक ही होती है। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तब आप वहां पर यह बोलने लगते हो कि मास्टर ने तो प्रकार पढ़ाए थे, हमसे तो भेद पूछ लिए। एक ही बात है ना, एक ही बात है। अगर मैं तुमसे यहां पर बात करता हूं तो एक तो होता है उत्पादक उपभोग, और उत्पादक के साथ साथ होता है अनुत्पादक, अनुत्पादक उपभोग। प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव उपभोग होता है। सर हमें यह बताओ उत्पादक उपभोग और अनुत्पादक उपभोग में अंतर क्या है ना। उत्पादक उपभोग और अनुत्पादक उपभोग में अंतर क्या है? अगर मैं दूसरे, पहले एक बार तीनों एक साथ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। दूसरे वाले में होता है शीघ्र व मंद उपभोग, शीघ्र व मंद उपभोग। और तीसरा वाला जो होता है वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपभोग, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपभोग। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ सेट करके बताऊंगा, तुम्हारे जो न्यूरॉन्स हैं दिमाग के वो सारे खुल जाएंगे, है ना, तार तार हो जाएगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक साथ लिखिएगा, उत्पादक व अनुत्पादक उपभोग। उत्पादक व अनुत्पादक उपभोग। हम उत्पादक और अनुत्पादक उपभोग को प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव बोल रहे हैं। शीघ्र व मंद उपभोग को हम जो है ग्रेजुअल और जो है आपका क्विक एंड ग्रेजुअल बोल रहे हैं। ये क्विक है, ये ग्रेजुअल है, और डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। तो जिसको भी अंग्रेजी चाहिए तो वो लिख सकता है कि प्रोडक्टिव कंजम्पशन, अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन, आपका क्विक प्रोडक्ट कंजम्पशन, क्विक कंजम्पशन, और यहां पर आप बोलोगे मंद वाले को क्या बोला जाता है, तो ग्रेजुअल कंजम्पशन। प्रत्यक्ष को डायरेक्ट कंजम्पशन और इनडायरेक्ट कंजम्पशन। इतना आप थम्स अप कर दो कि सर ये वाली स्लाइड बस हमें दिख गई है, आप हमें इनके अंदर बताओ कि इनके अंदर कैसे कैसे एग्जाम्पल सेट करोगे, कैसे कैसे एग्जाम्पल सेट करोगे। एक एक एग्जाम्पल लूंगा और आपको बता दूंगा कि ये किसका प्रकार है, और एग्जाम हॉल में भी अगर आपको आएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं अनुत्पादक उत्पादक अनुत्पादक, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, क्विक ग्रेजुअल, है ना। बुक मिलेगी क्या, जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तब आपको सारी चीजें मिलेंगी, है ना। एप्लीकेशन पर आपको जो है, जो मैं हैंड रिटन आपको लिखकर जो पीडीएफ्स देता हूं वो मिलेंगी। इसके अलावा आपको एक टॉपिक होने के बाद एमसीक्यू करवाए जाते हैं, वो मिलते हैं। आपने वर्ग 2 में टेलीग्राम पर हमारा कंटेंट देखा होगा कि हमने भर भर के कंटेंट दिया है। वो बात अलग है कि तुम पढ़ नहीं पाए, है ना, वो बात अलग है कि तुम पढ़ नहीं पाए। बच्चों ने बोला भी है कि सर आपने जो हमें क्वेश्चंस दिए थे बहुत सारे सवाल तो उसी में से मिलते जुलते आए हैं एग्जाम में, ऐसा आप लोगों ने कमेंट करे हैं वीडियोस पर। मुझे नहीं पता कि आए भी हैं या नहीं आए हैं, बस मैंने अपना काम ईमानदारी से किया था, मुझे इतना पता है ना। और लोगों के नंबर आए भी हैं। तो हम जो है बुक नहीं, बुक का कोई, है ना, बुक का कोई कमिटमेंट नहीं है तीनू जी, है ना। बुक का कोई कमिटमेंट नहीं है। जो यहां पर लिखता हूं इसकी पीडीएफ आपको मिलेंगी सिस्टमेटिक तरीके से। आइए बात करते हैं, जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल लिए थे, है ना। जैसे मैंने बोला खाना खाया, खाना खाया। अगला मैंने बोला पानी पिया, अगला मैंने बोला पानी पिया। अगला मैंने लिखा है किताब पढ़ी, है ना। अगला मैंने लिखा है आपसे खाना खाया है, पानी पिया है, किताब पढ़ी है। मैंने कुर्सी का उपभोग किया है, कुर्सी का, या कुर्सी पर बैठा, कुर्सी पर बैठा। तो ये जो मैं सब काम कर रहा हूं तो क्या ये एक तरीके का उपभोग है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। ये एक तरीके का उपभोग है, कंजम्पशन है या नहीं है। मैंने बोला खाना खाया, हाँ, रोटी दाल चावल सब्जी सैलेड दूध फ्रूट्स ये सब मैंने कंजम्पशन किया होगा। पानी पिया, ड्रिंकिंग वाटर, कंजम्पशन पानी का किया होगा। किताब पढ़ी, किताब का कंजम्पशन हुआ है। कुर्सी पर बैठा, किसी वस्तु का सेवन ही तो हुआ, कुर्सी का सेवन तो किया मैंने, उस पर बैठा हूं मैं, ठीक है। इतनी बात तो तुम्हें पता है कि यहां पर उपभोग तो हो रहा है, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि कौन से प्रकार का उपभोग हो रहा है। अब सुनिएगा, जैसे मैंने बोला गन्ना, है ना, गन्ना, है ना। शुगर मिल में, शुगर मिल में गन्ना, शुगर मिल में गन्ना, शुगर मिल में गन्ना, है ना। यह मैंने बोला खाना बनाते समय या खाना पकाते समय, खाना पकाते समय, खाना पकाते समय ईंधन। क्या मैं ईंधन में एलपीजी लिख सकता हूं, हाँ। क्या मैं एलपीजी लिख सकता हूं, हाँ। लकड़ी लिख सकता हूं, हाँ। उपले लिख सकता हूं, हाँ, गांव वाले, ठीक है ना, जो गांव में लकड़ी और उपले यूज होते हैं। अब तो हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत हम सब लोगों को गैस कनेक्शन देने लगे हैं, महिलाओं को, है ना। तो खाना खाया है, पानी पिया है, ये आप मुझे जवाब देना प्रत्यक्ष में आएगा कि अप्रत्यक्ष में आएगा, डायरेक्ट में आएगा कि इनडायरेक्ट में आएगा। क्या तुम्हें डायरेक्ट संतुष्टि मिलती है या किसी के माध्यम से संतुष्टि मिलती है। अगर माध्यम से मिलती होगी तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, अगर डायरेक्ट मिलती होगी तो वो तुम्हारा प्रत्यक्ष में आ जाएगा। मुझे बताइए, खाना खाया है, पानी पिया है, तो ये प्रत्यक्ष उपभोग है या अप्रत्यक्ष उपभोग है। तो इसमें तुम बोल रहे हो कि सर आप इसमें लिख दो प्रत्यक्ष उपभोग, इसमें आप लिख दो प्रत्यक्ष उपभोग, इसमें आप लिख दो प्रत्यक्ष उपभोग। क्या इस खाना खाने से और पानी पीने से, क्या इस खाना खाने से पानी पीने से कुछ प्रोडक्टिविटी हुई है क्या, मतलब कुछ उत्पादन हुआ है क्या। खाना खाया है,
पानी पिया है, संतुष्टि मिल गई है, मैंने पूछा क्या कुछ उत्पादन हुआ है क्या? उत्पादन तो सर कुछ नहीं हुआ। उत्पादन तो सर यहां पर होगा, उत्पादन तो सर यहां पर होगा। यहां पर सर शुगर मिल में गन्ने से क्या बनेगी? शुगर बनेगी। यहां पर जो गन्ना हो जाएगा वो अनुत्पादक उपभोग हो जाएगा, अनुत्पादक उपभोग हो जाएगा, हाँ या ना? अनुत्पादक उपभोग हो जाएगा। ऐसा ही खाना पकाते समय ईंधन भी कैसा हो जाएगा? तो ईंधन की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी जो है आपका एक माध्यम का काम कर रहा है, तो ये भी एक अनुत्पादक उपभोग हो जाएगा। माफ करना, है ना? यहां पर हमें क्या लिखना था? उत्पादक उपभोग। यहां पर हमें क्या लिखना था? उत्पादक उपभोग, क्योंकि यहां पर शुगर का उत्पादन हो रहा है, यहां पर खाने का उत्पादन हो रहा है, तो ये दोनों कैसे हो गए? उत्पादक उपभोग हो गए। और उत्पादक उपभोग के साथ साथ ये कैसे हो गए? अप्रत्यक्ष उपभोग हो गए। ये कैसे हो गए? अप्रत्यक्ष उपभोग हो गए। जैसे मैं बोलूं गेहूं, तो क्या तुम गेहूं खाते हो क्या? नहीं, तुम तो चपाती खाते हो। लेकिन अगर मैं अप्रत्यक्ष रूप से देखूं तो तुमने कहीं ना कहीं गेहूं का ही कंजम्पशन किया है ना? और उत्पादक उपभोग में आपका खाना पकाते समय जो ईंधन यूज हो रहा है वो भी आपका उत्पादक में आएगा। लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष उपभोग के साथ साथ क्या आएगा? अनुत्पादक आएगा, क्योंकि यहां पर कोई सा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि तुमने सीधे डायरेक्ट जो प्रोडक्ट था उसी का कंजम्पशन किया हुआ है। यहां पर पहले गन्ना से शुगर बनेगी, शुगर जो है चाय में डलेगी, फिर हम उसका प्रयोग करेंगे, है ना? फिर हम उसका प्रयोग करेंगे। श्रम प्रत्यक्ष है ना? तो यहां पर इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि इतनी बात समझ में आपको आई या नहीं आई। अब जैसे आपसे बोला कि खाना खाया है, पानी पिया है, तो ये शीघ्र में आएगा कि मंद में आएगा? तो ये आएगा शीघ्र उपभोग में। शीघ्र को मैंने क्या बोला है? क्विक बोला है ना? शीघ्र उपभोग में आएगा। और अगर मैं आपसे बोलता हूं किताब पढ़ी है, कुर्सी पर बैठा हूं, तो ये काम जारी रह सकता है, और ये किस में आएगा? मंद उपभोग में आएगा। ये किस में आएगा? मंद उपभोग में आएगा। ये किस में आएगा? प्रत्यक्ष उपभोग में आएगा, हाँ या ना? तो ये सारे एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको देगा, ये सारे एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको देगा, और आपको बस सेट करना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है, अनुत्पादक क्या है, उत्पादक क्या है, शीघ्र क्या है, मंद क्या है ना? मंद में किताब पढ़ना, बिल्कुल मंद किताब डायरेक्ट ही पढ़ रहे हो ना, हाँ, तो प्रत्यक्ष उपभोग हो गया। कुर्सी पर तुम ही बैठ रहे हो ना, प्रत्यक्ष उपभोग हो गया। कुर्सी पर बार बार बैठा जा सकता है क्या? हाँ। किताब बार बार पढ़ी जा सकती है क्या? हाँ। एक ही किताब है, लेकिन क्या एक बार जो खाना थाली में परोसा गया है, एक गिलास जो पानी लिया गया है, क्या उसी को बार बार पिया जा सकता है? क्या वो बार बार हमें संतुष्टि दे सकता है? नहीं। एक गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद अगर हमें दोबारा पानी पीना पड़ेगा तो हमें दोबारा पानी चाहिए। वही पानी, वो तो पानी चला गया, वो तो किक था, वो तो कैसा था? वो तो शीघ्र था। थम्स अप करो, है ना? थम्स अप करके बोलो कि हाउ सर, हमें इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। हालांकि उपभोग के तत्व तो आपके सिलेबस में नहीं दिए। आपके सिलेबस में उपभोग के तत्व और विशेषताएं नहीं दी हैं, लेकिन हम ब्रीफ में एक छोटे रूप में इनको देखने का प्रयास करते हैं, है ना? फिर हम महत्व पर बात करेंगे, फिर हम महत्व पर बात करेंगे। अब मैंने आपसे पूछा कि उपभोग के तत्व बताइए, या वो ऐसा सवाल आपसे पूछेगा कि उपभोग के निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं है, या उपभोग के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो उपभोग के तत्व व विशेषताएं, मेरी बात याद रखना, जब तुम मेंस की तैयारी करने बैठोगे ना, तब तक मास्टर दिसंबर तक तुम्हें आधा मेंस तैयार करवा चुका होगा, क्योंकि जब हमने एनसीईआरटी खोली तब हमने उसको शुरू से एंड तक उपभोग क्या बोलना चाह रहा है ना, उपभोग क्या बोलना चाह रहा है, हम उसको पूरा निपटा देंगे, है ना? ठीक। उपभोग के कुछ भी पूछ सकता, हाँ सर पूरा ही तो बता रहा हूँ, है ना? जो सिलेबस में है वही तो बताऊंगा सर, है ना? सिलेबस से बाहर नहीं पूछता, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता, परेशान मत हो महेश जी।
अगर एप्लीकेशन पर क्लासेस तुम देखी होंगी वर्ग 2 की, तो तुम बहुत अच्छे से ये जानते होगे कि सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा, है ना, सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बताया तो सर, श्रम प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष उपभोग है, लेबर। आगे जब मैं बढ़ा, देखी हैं सर जी, फिर देखी हैं, फिर उसके बाद इतनी वार्तालाप करने का क्या मतलब है सर? बढ़े आगे। कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना, विश्वास तो रखो। ना ना छूटा है, ना छूटा है, बस वो पेपर लेंदी था, स्क्रीन पर था। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर वो पेपर ऑफलाइन मोड पर पूछता और तुम्हारे पास वो पेपर के 8-10 पेज होते, तुम ऑप्शन अच्छे से पढ़ पाते, अच्छे से उनको अंडरलाइन कर पाते, तो जिनके 60-65 नंबर हैं उनके 80 नंबर होते आज, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर वो पेपर ऑफलाइन कराता, मैं बोलता भी हूं कि पीबी एसबी की इतनी औकात नहीं है कि अगर मैंने पढ़ा दिया बाहर चला जाए, आज भी बोल रहा हूं, है ना, आज भी बोल रहा हूं मैं ये बात। ऑफलाइन मोड पे पेपर करा ले वो, है ना, ऑफलाइन मोड पर पेपर करा ले। स्क्रॉल कर रहे, लंबे लंबे सवाल हैं, पहले इंग्लिश ऑप्शन में दी हुई है, बाद में हिंदी दी हुई है, हिंदी का एक शब्द यहां लिखा हुआ है, 3 शब्द बाद में लिखे हुए हैं। अगर तुम में दम है तो करा लो ऑफलाइन पेपर और फिर कर दो फेल, है ना। क्वेश्चंस की भाषा तुम्हें जितनी कठिन बनानी है, तुम्हारी जितनी औकात हो उतनी कठिन बना लेना तुम, मैं गारंटी दे रहा तुम्हें। तुमने अगर कोई सा भी टॉपिक पढ़ा हो, अगर आंकड़ों का संग्रहण पढ़ाया है, अगर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ाया है, अगर प्रश्नावली तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, अगर तुम्हें मैंने कराधान की प्रणालियां पढ़ाई हैं, तो वो सारी आई हैं साहब, एज इट इज आई हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है। क्या तुमने प्रतिगामी, क्या तुमने अवक्रमिक, क्या तुमने अनुपातिक, क्या तुमने प्रगतिशील कर प्रणालियां पढ़ी हैं टैक्सेशन में? हाँ सर पढ़ी हैं। क्या तुम्हें सीआरआर बढ़ा के महंगाई मंदी कंट्रोल करना आता है? पॉलिसी रेट घटा बढ़ा के? हाँ आता है। क्या तुम्हें भुगतान संतुलन की क्रेडिट साइड डेबिट साइड पता है? हाँ पता है। क्या तुम्हें बैंकिंग का पूरा इतिहास पता है, हिंदुस्तान बैंक ऑफ इंडिया से लेकर आगे तक का पूरा पता है सर? बैंकों के मर्जरमेंट तक आपने पढ़ाया है सर। तो यार तुमने पढ़ा है यार, तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। मैं बोल तो रहा हूं कि ऑफलाइन पेपर ले ले वो। हाँ मेंस की तैयारी करेंगे। आइए बात करते हैं आगे, है ना। मैं आपसे सवाल पूछूंगा अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या उपभोग से आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? नीड्स जो हैं, मैंने पूछा क्या उपभोग से, क्या उपभोग से संतुष्टि मिलती है आपको? जो भी आपकी इंग्लिश पहले दे देते, पढ़ने में समय बहुत लगता है। हाँ कई स्टूडेंट है जिनने 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, कई स्टूडेंट है जिनका कहना है कि लास्ट के 5-7 सवाल तो हमने देखे ही नहीं कि सवाल क्या पूछ रहा है, हमने बीबी लगा दिया क्योंकि टाइम आउट होने वाला था। गलत है ना साहब, है ना। इतना लेंदी पेपर बनाना, तुम यूपीएससी का पेपर ले रहे हो, वर्ग 2 के मास्टर बना रहे हो, चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना अच्छा पेपर लेना भी है तो तुम सैलरी भी बढ़ा दो थोड़ा सा, है ना। देना तुम्हें वही 35-36 हजार रुपया है और तुम लाख वाला, तो ऐसा थोड़ी होता है साहब। नीलू जी आप हमारे 1999 रुपए का बैच है, आप परचेज कर सकते हो, आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पर होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं रहती है। 20 तो बिना पढ़े दिए। मैं फॉर्म डाल सकती हूँ क्या वर्ग 1 का? बिल्कुल डाल सकते हो। मैं आपको बता दूं, जिनका बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, जिनका एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, वो फॉर्म डाल सकते हैं। अगर उनका एमए इकोनॉमिक्स है, अगर वो इकोनॉमिक्स से पीजी करे हुए हैं,
वो बीएड में फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं तो वो फॉर्म डाल सकते हैं वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का। दिसंबर में पात्रता परीक्षा होने वाली है, ये चयन या मुख्य परीक्षा नहीं है, याद रखिए ये बात। और पात्रता एक बार निकालनी होती है, एक बार निकालकर उसका आप सर्टिफिकेट रख लीजिए, बार बार आप चयन या मुख्य परीक्षा पर अपीयर हो सकते हैं। तो मैंने पूछा था क्या आवश्यकताओं की संतुष्टि या आवश्यकताओं की पूर्ति, बिल्कुल। उपभोग के अगर तत्व देखे जाए या उपभोग के अगर विशेषताएं देखी जाए तो आवश्यकताओं की संतुष्टि है, बिल्कुल है। उपभोग की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आवश्यकताओं की क्या होती है, संतुष्टि होती है। दूसरा मैंने बोला क्या उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता, उपभोग द्वारा उपयोगिता नष्ट होती है। मैंने पूछा क्या उपभोग द्वारा उपयोगिता नष्ट होती है। उपभोग द्वारा उपयोगिता, यूटिलिटी, संतुष्टि। एक तो पहले संतुष्टि मिलती है, रोटी खाई संतुष्टि मिली, पानी पिया संतुष्टि मिली, किताब पढ़ी संतुष्टि मिली, बुक पर बैठे बुक पर कैसे बैठेंगे यार, कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो मैं हंसवाने के लिए केवल। कुर्सी पर बैठे संतुष्टि मिली, का मास्टर का पढ़ा रहे तुम, का कर रहे, यही तो है तुम्हारे में, है ना, पढ़ाना पड़ेगा साहब, है ना। कुर्सी पर बैठे संतुष्टि मिली। उपभोग द्वारा उपयोगिता या संतुष्टि नष्ट होती है, एक लिमिट पर मिलती है उसके बाद नष्ट हो जाती है ना। मैंने बोला भी था कि वॉमिटिंग हो जाएगी अगर रोटी ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं का जो लक्ष्य है वो क्या है, बताओ। मैंने अगर पूछा कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं का लक्ष्य जो है वो क्या है, तो बोलोगे सर आवश्यकताओं की संतुष्टि है। पता है तुम्हें एक बात बताऊं मजे की, ध्यान से सुनना। जो उपभोक्ता होता है ना, जो कंज्यूमर होता है, जैसे मैं कंज्यूमर, तुम कंज्यूमर, सरकार भी इनको ध्यान में रखती है, व्यापारी भी इनको ध्यान में रखता है। तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, अब तुम देखो व्यापारी कौन, तांडव क्लासेस वाले व्यापारी। सर व्यापारी बोल रहे हो, सब व्यापारी हैं, जितने कोचिंग संस्थान हैं सब व्यापारी हैं, सब व्यापार करते हैं। वो अलग बात है कि हमारा तुम्हारा थोड़ा सा इमोशंस जुड़ जाता है तो हम तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं, 6-6 घंटे की मैराथन क्लास के माध्यम से तुम्हें पढ़ाते रहते हैं ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। इतना हम में थोड़ा सा एक अलग है अन्य कोचिंग की अपेक्षा। अन्य भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा इमोशनली स्टूडेंट्स के साथ टच रहते हैं। सर अब कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बाजार है। अगर दिसंबर में तुम्हारा वर्ग 1 पात्रता परीक्षा ना होता तो शिवम गुप्ता अर्थशास्त्र का बैच लॉन्च ना करता, शिवम गुप्ता इतिहास का बैच लॉन्च ना करता। अच्छा सर आप भी व्यापारी हो, बिल्कुल, तो तुम कौन हो, तुम उपभोक्ता हो। क्या करने वाले हो, वर्ग 1 अर्थशास्त्र का कोर्स उपभोग करने वाले हो। अच्छा तो इसके बारे में सरकार को जानकारी है, क्यों नहीं है। तुम तांडो को पैसा दोगे, तांडो जीएसटी 18% सरकार को देगा, सरकार तुम्हारी व्यवस्था करेगी पब्लिक वेलफेयर पर, लोक कल्याण पर। मतलब सरकार पॉलिसी बनाते समय मार्केट में उपभोक्ताओं को ध्यान में रखती है, बिल्कुल रखती है। उपभोक्ताओं की डिमांड्स को ध्यान में रखा जाता, बिल्कुल रखा जाता है। मुझे चाहिए शुगर, कोई मुझे गुड़ देगा तो मैं काय खरीदूंगा। तो जो व्यापारी है वो उपभोक्ता की उपभोग को ध्यान में रख रहा है, बिल्कुल रख रहा है। स्टेशनरी वाले की बुक्स बिकेंगी, हाँ जब नया सेशन आएगा स्कूल खुलेंगे तो बैग भी बिकेंगे, बुक्स भी बिकेंगी, पेन भी बिकेंगे, पेंसिल्स भी बिकेंगी। अच्छा सर अब थोड़ा थोड़ा सा हम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे। अभी तुम खींचो एक चीज यहां से, एक चीज यहां से, सरकार से, बाजार से, है ना, और फिर बाद में मैं तुम्हें कंक्लूजन दूंगा, बहुत शानदार तरीके से समराइज करूंगा। अभी तुम केवल पकड़ो, जहां जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां वहां तुम अपने दिमाग को ले जाओ, और इसे 1 घंटे की क्लास में केवल दिमाग यहां पर लगाना है तुम्हें, बाकी नहीं लगाना। बाकी लगाओगे तो फेल हो जाओगे। सर बहुत तीखा बोलते हो, तभी तुम्हारे 80-85 नंबर आ गए, तीखा ना बोलते तो ना आते। सर आपका टीजीटी इकोनॉमिक्स है, आप तो हिस्ट्री के टीचर हो, क्या करें। तुम माने, तुम बोले इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, पढ़ाने लगे।
हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है ना, हिस्ट्री से नेट क्वालिफाइड है और इस साल इकोनॉमिक्स से कर लूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ, चयन परीक्षा का कोर्स कब लॉन्च होगा? चयन ही है ये, समझ लो तुम तो, है ना। चयन जब आएगी तब आएगी। क्या आपको पात्रता परीक्षा में जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ये आता है? अभी मैं यूट्यूब पर 8-10 दिन क्लास लूंगा, वो तुम्हें आता होगा तो तुम बिल्कुल कोर्स परचेज मत कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें खुली चेतावनी दे रहा हूं, तुम बिल्कुल मत करो कोर्स परचेज। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। खुद से पढ़ लो, किताबें ले आओ, उपयोगिता का अर्थ समझ लो, उपभोग का अर्थ समझ लो, राजकोषीय नीति समझ लो। MSW वाले डाल सकते हैं, इसके लिए ऑफिस में कॉल कर लेना, बता देंगे आपको। तो उपभोक्ताओं का लक्ष्य कैसे है? आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। उपभोक्ताओं का लक्ष्य क्या है? आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। तो ये जो 3 मैंने बताए ये इसके तत्व या विशेषताएं हैं। और भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, तो प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। एक और हम बोल सकते हैं कि उपभोग का संबंध प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। सर बार बार आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या करें? प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो फिर हम और पढ़ेंगे, इसी को और बार बार पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर ऑल जी, है ना। हाँ, मुझे बताइए, क्या इतनी बातें तुम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ये पता है तुम्हें, आर्थिक क्रियाओं का आदि भी है और ये आर्थिक क्रियाओं का अंत भी है। तुम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, मजाक नहीं है ये, है ना। ये मजाक नहीं है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। बैंकिंग का इतिहास पढ़ाता भी तुम खुश हो जाते। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बनाता, तुम हंस रहे होते। हिल्टन यंग कमीशन बुलाता, तुम हंस रहे होते, ताली बजा रहे होते। RBI की स्थापना करवाता, इंपीरियल बैंक बनाता, 1921 वाला स्टेट बैंक उसको 1955 में बना देता। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास को मिला के इंपीरियल बना देता, तुम खुश हो जाते। महिला बैंक 2013 में बनाता, SBI में 2017 में विलय करवा देता, तुम खुश हो जाते, बोले वाह। एक्चुअल डेटा काम का नहीं है, वर्ग 2 में देख लिया है, कोई काम नहीं आया। क्या तुमसे उसने RBI की स्थापना पूछी? नहीं पूछी सर। और पूछी भी होगी तो पूरे पेपर में 20 सवाल केवल 1 लाइनर थे, 20 से 30 सवाल, बाकी सब थ्योरिटिकल थे, थ्योरी पर बेस्ड थे। यस एंड नो नहीं पूछेगा, हिल्टन यंग आयोग नहीं पूछेगा, शिवरामन समिति नहीं पूछेगा। पूछेगा तो मात्र 20% फैक्चुअल डेटा होगा। वेटिंग लिस्ट में हूं, आगे क्या करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई। किस एग्जाम की तैयारी करूं? वर्ग 1 क्वालिफाई है आपका। जब तक मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में अंग्रेजी में पिछड़ापन है, अंग्रेजी विद्यार्थियों को नहीं आती है। और तीसरा है कि सरकारी नौकरियों में जब तक तुम स्कूल जाके एक दिन पढ़ा कर ना जाओ बच्चों को, तब तक ये मत मानना कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। वेटिंग तो बहुत दूर की बात है। जब तक तुम पहले दिन पढ़ाकर ना जाओ तब तक ये मत मानना कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। सही कह रहे हो सर, है ना, सही कह रहे हो। एक दिन पढ़ा के आ जाए तब विश्वास होगा कि वास्तव में नौकरी लग गई है ना। क्योंकि हार कर जीतना, जीत कर हारना पता नहीं चलता। समय की सत्ता होती है, कांट बोलता है, एक पल में समय बदल जाएगा। राजा से रंक, रंक से राजा, अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, बहुत सारे सेंटेंस हैं। बहुत मोटिवेट किया है तुम्हें और तुम बहुत मोटिवेट भी हो। चलो इतनी बातें समझ में आ गई हूं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किस पर? मैंने आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, ध्यान से बताना आप लोग, है ना, ध्यान से बताना। मैंने बोला उपभोग का महत्व। अभी मेरी 6 बजे से हिस्ट्री की भी क्लास है, वर्ग 1 हिस्ट्री वालों के लिए। मैंने बोला सिग्निफिकेंस क्या है कंजम्पशन का, उपभोग के महत्व क्या है। एक तो सैद्धांतिक महत्व होते हैं, एक व्यवहारिक महत्व होते हैं। ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि उसने RBI के फंक्शन पूछे हैं और RBI के कार्यों में उसने मात्रात्मक और गुणात्मक फंक्शंस पूछ लिए। लोगों को मात्रात्मक और गुणात्मक फंक्शंस ही नहीं थे पता। उसने व्यापारिक बैंक के प्राथमिक और द्वितीयक कार्य पूछ लिए। मुझे तो बड़ा मजा आया जब उसने ये पूछा, है ना। उसने RBI कहीं नहीं लिखा, उसने जहां भी लिखा सेंट्रल बैंक लिखा। तो क्या सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक है? अरे नहीं सर, सेंट्रल बैंक RBI की बात कर रहा है, वो केंद्रीय बैंक। नोट छापता है, नोटों का निर्गमन करता है।
सेंट्रल बैंक, आरबीआई नहीं बोला उसने, सेंट्रल बोला है, ताकि तुम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक समझ के उसको रिजेक्ट कर दो, वो आंसर ही नहीं है ना, कंफ्यूज किया उसने। तो उपभोग के महत्व क्या है? दो टाइप के हैं, एक सैद्धांतिक महत्व है, एक सैद्धांतिक महत्व है और एक व्यवहारिक महत्व है। अगर मैं आपसे बात करता हूं श्रीमान जी, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं किसकी, मैंने बोला एक चीज तुमसे कि आर्थिक क्रियाएं जानते हो? कितने लोग हैं जो आर्थिक क्रिया जानते हैं? क्योंकि आर्थिक क्रिया के बिना अर्थव्यवस्था असंभव है, अर्थशास्त्र संभव है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या? किसी चीज का उत्पादन हो रहा होगा, कोई उत्पाद तैयार हो रहा होगा, उस उत्पाद की बिक्री बाजार में हो रही होगी, उसका कोई कंजम्पशन कर रहा होगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब सर ये है कि उपभोग जो है वो आर्थिक क्रिया का प्रारंभ भी है, मतलब आदि भी है और अंत भी है। हां, अगर मैं उपभोग ना करूं तो किसी चीज का उत्पादन होगा? नहीं होगा। अगर तुम अर्थशास्त्र वर्ग 1 की क्लास देखोगे ही नहीं तो क्या मैं ये क्लास लेकर आऊंगा? नहीं आऊंगा, बस, है ना। जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है उसी को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो मैं यहां पर आपको 2 सेंटेंस लिखूंगा कि उपभोग आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ है, उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंत है। उपभोग आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ है, अगला उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंत है। उपभोग, उपभोग के बाद क्या बचा? कुछ भी नहीं। तुम्हें क्लास चाहिए थी, मिल गई, अंत हो गया आर्थिक क्रिया का। हाँ, तुमने पैसे दिए, क्लास ली, बात खत्म, आर्थिक क्रियाओं का अंत हो गया। आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ भी है, अंत भी है, क्लास का बनना। अब वर्ग 1 हाथ से निकलना नहीं चाहिए, नहीं निकलेगा। वर्ग 2, और अभी वर्ग 2 में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्या परेशान हो रहे है ना। जो 4 शिफ्टें हुई हैं, चारों के आंसर देखेंगे कि पीबी ने क्या माने हैं, ईएसबी ने क्या माने हैं। क्योंकि तुम ये बोल रहे हो सर, जब हम पेपर सबमिट कर रहे थे, जब हमने सबमिट का बटन दबाया तब हमें यह लगा कि 80 से कम नंबर नहीं आएंगे, लेकिन जब हमने नंबर देखे तो 65 आए, जब हमने नंबर देखे तो 70 आए, जब हमने नंबर देखे तो 58 आए, 55 आए, हमें लग रहा था हमारे नंबर अच्छे होंगे। तो मुझे शक है ईएसबी ने जो आंसर दिए हैं या आंसर जो सेट किए हैं उन पर शक है। तो वहां पर तो आ जाता है ना कि आपने ये जवाब दिया है, ईएसबी के हिसाब से ये उसका सही उत्तर है, ये उसका, ये जो है हम देखेंगे, हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है साहब, हमने भी पढ़ाई करी है साहब, हमारे पास भी किताबें हैं साहब, हमारे पास भी रिसर्च पेपर हैं साहब। हम दिखाएंगे कि साहब आपत्ति लगाने के लिए बोल रहे थे, हमारे स्टूडेंट्स ने ये जवाब लगाया है और हम इसका उत्तर यही मानते हैं, आप जो दे रहे हो वो गलत है। बोनस अंक मिलेंगे तुम्हें, परेशान मत हो। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, खड़ा हूं, एंड तक खड़ा रहूंगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो उपभोग आर्थिक क्रियाओं का अंत है, उपभोग आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ है। मैं आपसे पूछूं कि क्या उपभोग के आधार पर आय व रोजगार का स्तर पता कर सकते हो? उपभोग के आधार पर आय व रोजगार का स्तर, आय व रोजगार के स्तर का निर्धारण किया जा सकता है? हाँ या ना में बस जवाब देना, बस। हाँ या ना में जवाब देना, बस। मैंने एक सवाल पूछा, क्या उपभोग के आधार पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिसाइड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। वही वाली कहानी कि पेन की डिमांड होगी, परीक्षाएं बोर्ड की पास में होंगी, बच्चा पेन खरीदेगा तो पेन कंपनी में पेन बनेगा, पेन बनाने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार जिनको मिलेगा तो फ्री में थोड़ी कोई काम करता है, उसके पास इनकम भी तो आएगी। तो रोजगार और आय ये सब उपभोग के आधार पर ही डिसाइड होता है। अगर पेन की बिक्री बढ़ रही है तो पेन कंपनी पेन बना रही होगी, हाँ, और पेन बनाने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, हाँ। तो जो वृद्धि हो रही है, जो लोग बढ़ रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा होगा, हाँ, उनकी जेब में पैसा जा रहा होगा, हाँ।
तो रोजगार और आय का स्तर भी उपभोग डिसाइड करता है, यस एंड नो। यही तो समझने वाली बात है, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो अप्रोच है। इसी में तो पढ़ने में समय लगता है, यहां तक न्यूरॉन्स को दिमाग की ले जाने में समय लगता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगला, अगर मैं बोलूं तुमसे क्या उपभोग आर्थिक कल्याण का सूचक है, हाँ या ना में जवाब देना। मैंने बोला उपभोग आर्थिक कल्याण का सूचक है, हाँ या ना में जवाब दो। उपभोग आर्थिक कल्याण का सूचक है, उपभोग आर्थिक कल्याण का सूचक है, हाँ या ना में जवाब दो। भैया उत्पादन हुआ, हाँ। लोगों को रोजगार मिला, हाँ। लोगों की आय हुई, हाँ। टैक्स लगेगा क्या? अगर मैं टैक्स स्लैब में आऊंगा, टैक्स भरूंगा, हाँ। और जब टैक्स भरूंगा, सरकार को टैक्स दूंगा, तो क्या वो इकोनॉमिक वेलफेयर कहलाएगा? आर्थिक कल्याण पर खर्चा होगा, हाँ। आर्थिक कल्याण का मतलब क्या है? तो आर्थिक कल्याण का मतलब यह है मैं टैक्स दे रहा हूं, और टैक्स देने से क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसके पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो पर व्यक्ति अनाज मिलेगा। अच्छा सर, ये आर्थिक कल्याण है, हाँ। लोगों के जीवन स्तर में सुधार अगर हो रहा है, लोगों को अगर स्वच्छ पेयजल मिल रहा है, लोगों को अगर 24/7 बिजली मिल रही है, अगर वो स्वच्छ शौचालयों में बनवाए जा रहे हैं, तो साहब आर्थिक कल्याण तो है मेरी नजर से। अगर तुम 5G का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुम एटीएम और बैंकिंग सुविधाएं और बीमा सुविधाएं का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आर्थिक कल्याण तो हो रहा है ना सर। हाँ सर, ये तो हो रहा है। अब मैं एक लास्ट सवाल तुमसे पूछता हूं, क्या उपभोग उत्पादन के आकार को निर्धारित करता है? मैंने तुमसे पूछा कि क्या उपभोग, मैंने बोला उपभोग, हाँ या ना में बस जवाब देना। उपभोग उत्पादन के आकार का निर्धारण करता है, हाँ या ना बस निर्धारण करता है। मैंने बोला था बोर्ड की परीक्षाएं आ गई हैं, मैंने बोला था बोर्ड की परीक्षाएं आ गई हैं, मैंने बोला था बोर्ड की परीक्षाएं आ गई हैं। पेन स्टूडेंट को चाहिए है। अब पेन चाहिए है तो पेन की क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है ना, कि इतने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक व्यक्ति को 3 से 4 पेन की आवश्यकता पड़ेगी 5 पेपर लिखने में। तो पेनों के उत्पादन का साइज बता सकते हो कि नहीं बता सकते? पेनों, कितने पेनों का उत्पादन किया जाए, और इस पेनों के उत्पादन करते समय कितने नए वर्कर्स रखे जाएं, कितने नए लोगों को रोजगार दिया जाए, इसका क्या हम निर्धारण कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। क्लास अगली कल होगी एक नए टॉपिक के साथ। उपभोग का डेमो लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। इसकी पीडीएफ तांडव क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद।